हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे हिस्ट्री के बारे में, अपन चर्चा कर रहे थे जिसके अंदर से अपन देख रहे थे मेरे भाई रीट L1 और L2 के अंदर से राजस्थान के इतिहास अपन देख रहे थे मेरे भाई। एक क्लास अपनी हो चुकी थी, लगभग यहाँ पर से 50 क्वेश्चन बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। ठीक है, और साथियों ICT क्लास कंप्लीट हो चुकी है, उसमें से अपन टॉप 300 MCQs देखे हैं मेरे भाई। मैंने मेरा प्रयास किया है कि उससे सवाल बाहर नहीं जाए। मैन मोटा मोटी तौर पर बात करें तो वो 300 MCQs हैं, वो आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा देंगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। 51 का जो सवाल दे रखा है राजस्थान का इतिहास के अंदर से, और राजस्थान के इतिहास के बाद में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी मेरे भाई। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मेरे भाई जो रीट की तैयारी कर रहे हैं L1 और L2, इन दोनों की पोस्ट बढ़ेंगी मेरे भाई। दूसरी बात और बात करें तो साथियों अपन इनका कंप्लीट L1 और L2 है, इनका अपन कंप्लीट रिवीजन करते हैं मेरे भाई। उसके हिसाब से अपन श्रृंखला चलाई है, तो सारे के सारे सब्जेक्टों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना सवाल, पहला सवाल दे रखा है, अपन उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल है, मुगल सम्राट अकबर ने किस कछवाहा शासक को फरजंद पुत्र की उपाधि प्रदान की थी? ठीक है, तो किसको प्रदान की थी मेरे भाई? याद रखना, आपको देखने को मिलेगा मानसिंह को ये प्रदान की जाती है। साथ ही बात करें तो साथियों मानसिंह को 7,000 का मनसब भी दिया था। क्या दिया था मेरे भाई? 7,000 का मनसब भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, एक और दे रखा जैसे भगवान दास, तो साथियों भगवान दास को क्या मिला था? 5,000 का मनसब मिला था। कितने का मिले मेरे भाई? 5,000 का मनसब मिला था। एक और बात करें मेरे भाई उपाधि, तो इनको उपाधि कौन सी मिली थी? तो याद रखना, इनको उपाधि मिली थी अमीर उल उमरा। कौन सी? अमीर उल उमरा की उपाधि इनको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बात करें मेरे भाई सवाई जयसिंह को, तो साथियों सवाई जयसिंह को सवाई की जो उपाधि मिलती है वो औरंगजेब के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? औरंगजेब के द्वारा दी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है, महाराजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? तो कहाँ पर करवाया मेरे भाई? याद रखना, आमेर के अंदर से करवाया जाता है। मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर के अंदर से साथियों जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ये थोड़ा सा याद रखना है। और बात की जाए मेरे भाई पटना बिहार के अंदर से मानसिंह के द्वारा यहाँ पर से वेदनाथ और गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, और वृंदावन में भी बनाया गया था इन्हीं के द्वारा। किसका? गोविंद देव जी का मंदिर बनाया गया था। बंगाल के अंदर से बात करें तो साथियों मानसिंह को बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त किया था। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। ठीक है, सवाल क्या है कि राजा मानसिंह के प्रशासनिक कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करें, मानसिंह ने 1581 में काबुल में मुगल सत्ता स्थापित की और वहाँ का सूबेदार नियुक्त हुआ। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा है कि अकबर ने मानसिंह को गुजरात, बंगाल और बिहार तीनों प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया था। ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है? वही बात करें देखो साथियों, तो अकबर ने साथियों मानसिंह को काबुल के साथ में बिहार को 1587 के अंदर से, और बंगाल के अंदर से साथियों 1594 के अंदर से सूबेदार नियुक्त किया गया था। गुजरात का नियुक्त नहीं था। तो ये कथन यहाँ पर से गलत हो जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि हल्दी घाटी 1576 में मानसिंह ने मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था। ये बात एकदम सही आती है मेरे भाई। हरावल का मतलब क्या होता है कि अग्रिम भाग का नेतृत्व मानसिंह के द्वारा किया जाता है मुगलों की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों कथन 1 और 3 सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगाओगे? ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है मेरे भाई, मिर्जा राजा जयसिंह के संदर्भ में 11 जून 1665 में हुई पुरंदर की संधि के विषय में कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है। तो कौन सा कथन सही है मेरे भाई, उसी के बारे में अपन बात करें। देखो, पहला आ जाता है कि यह संधि
जय सिंह और मराठा सरदार शिवाजी के बीच हुई, ठीक है। दूसरा बात करें, इस संधि के तहत शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपे, ये बात भी सही है। इस संधि के बाद शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होना स्वीकार किया, ये बात भी यहाँ पर से सही है। सारे के सारे कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, मिर्जा राजा जयसिंह के साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाह जिसमें से जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की, ठीक है। दूसरा बात करें, प्रसिद्ध कवि बिहारी सतसई की रचयिता जयसिंह के दरबारी कवि थे, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, जयसिंह को 1663 में शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, ये बात भी यहाँ पर से सही आती है मेरे भाई। तो सारे के सारे कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल 56 का, सवाई जयसिंह द्वारा 1773 में लिखित जीज, तो बात करें साथियों, देखो 56 का सवाल है, सवाई जयसिंह द्वारा 1773 में लिखित जीद मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है मेरे भाई, ये याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा खगोल विज्ञान से, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, ज्योतिष के दर से जीज मोहम्मद शाही खगोल विज्ञान से संबंधित आपको देखने को मिलेगा, जो ज्योतिष का एक भाग है। दूसरा बात करें तो विज्ञान, खगोल विज्ञान, ये एक सटीक आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से, तो ये भी इसी का ही भाग है, खगोल विज्ञान वाला भी इसी का भाग है। तो मेन जो रूप से बात करें तो ये आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना के दौरान अपने महल और जल स्रोतों के लिए जिस नदी को मोड़कर जयपुर शहर में लाया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था मेरे भाई, याद रखना, उसका नाम आपको देखने को मिलेगा चंद्रमौली नदी, जो वर्तमान में द्रावती नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन बात करें तो इसका चंद्रमौली इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाई प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध किस वर्ष तुंगा का युद्ध लड़ा था? तो किस वर्ष लड़ा था मेरे भाई? तुंगा का युद्ध है, याद रखना, तुंगा दौसा केंद्र से है, 1787 केंद्र से लड़ा जाता है, जिसमें से मराठा सेना है वो पराजित हुई थी। तो कब लड़ा जाता है? 1787 केंद्र से, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करें देखो साथियों, 1761 के अंदर से मानपुर, कौन सा बंटवाड़ा, कौन सा युद्ध होता है मेरे भाई? बंटवाड़ा का युद्ध होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। इसके अंदर से माधव सिंह प्रथम द्वारा लड़ा जाता है, और साथियों 1790 के अंदर से पाटन का युद्ध होता है। किसका होता है? पाटन का युद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको कछुआ शासक दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनकी उपाधियों से सम्मिलित करना है, ठीक है साहब, बढ़िया सवाल है। सबसे पहले बात करें, भारमल को अकबर ने साथियों अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। किसकी दी थी मेरे भाई? अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, तो ये लो। दूसरा बात करें, मान सिंह को साथियों फरजंद की उपाधि दी जाती है, ठीक है, अकबर के द्वारा, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, मिर्जा राजा जयसिंह को साथियों, इसके अंदर से मिर्जा राजा जयसिंह की जो है उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? तो वो भी याद रखना, मिर्जा के द्वारा यहाँ पर से दी जाती है। ये बात करें तो ये ऊपर वाली है, ये तो अकबर के द्वारा दी जाती है, ठीक है। दूसरा बात करें, ये किसके द्वारा दी जाती है? ये औरंगजेब के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। और सवाई जयसिंह बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा सवाई की उपाधि आपको देखने को मिलेगी, ये किसने दी थी? ये औरंगजेब ने दी थी मेरे भाई, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा चेंज करना मेरे भाई, कि जो ये औरंगजेब वाला है ना, ये औरंगजेब, ये तो इसके साथ आ जाएगा, और ऊपर वाला कर देना मेरे भाई, जो मिर्जा की उपाधि देता है वो कौन देता है? शाहजहां देता है। कौन देता है मेरे भाई? शाहजहां देता है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक। तो इन सभी को थोड़ा सा याद रखना, ये आपको सवाल पूछ सकता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो कालभोज था। क्या था? कालभोज था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि
1227 में मेवाड़ के शासक जेतर सिंह और दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जा गया? तो किस नाम से जाना गया मेरे भाई? भूताला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1227 के अंदर से साथियों मेवाड़ के जेतर सिंह और दिल्ली के जो सुल्तान हैं इल्तुतमिश के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें से इल्तुतमिश हार जाता है। ठीक है। और बात करें जैसे रामपुरा का युद्ध है मेरे भाई, ये राणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के बीच होता है 1428 के अंदर से। भूताला का युद्ध बात कर आपको मैंने बता दिया। खातौली के युद्ध के बारे में बात करें तो साथियों राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है 1527 में। एक और बात करें सारंगपुर का युद्ध मेरे भाई, तो ये राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में होता है 1400 लगभग 37 के मध्य ये युद्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल कौन सा दे रखा है? सवाल बढ़िया सवाल दे रखा है। देखो, रावल रतन सिंह 1302 से लेकर 1303 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, वह घुइल वंश की रावल शाखा का अंतिम क्या था मेरे भाई? शासक था। बात सही है। दूसरा बात करें, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा था। ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। ये आपको मोमिनाबाद जयपुर के जब अपन युद्ध पढ़ेंगे उसके अंदर से देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो नाम था वो अपने बेटे पर रखता है। तो देखो क्या नाम था उसका? खिजराबाद रखता है। कौन सा रखता है? खिजराबाद रखता। तो ये आपका गलत हो जाता है। दूसरा बात करें, पद्मिनी की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत 1540 से मिलती है। ये बात भी यहाँ पर से सही है मेरे भाई। तो पहला और तीसरा कथन आपके सही है। तो साथियों इसमें से कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ये देखो बी वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन किस अभिलेख में कहा गया है? तो किस अभिलेख में कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर से कहा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अब इन दोनों चारों के बारे में देख लेते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति तो आपको सीधा सा पता है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति है हमीर की वीरता का वर्णन करती है, और कीर्ति स्तंभ आपने देख लिया। एक आता साथियों बिजोलिया का अभिलेख, ये चौहानों से संबंधित है मेरे भाई। राज प्रशस्ति बात करें तो साथियों राज सिंह के काल से संबंधित आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है राणा लाखा के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो साथियों महत्वपूर्ण घटना के अंदर से बात की जाए तो याद रखना उसके समय जावर के अंदर से चांदी और सीसा जस्ता के खानों का पता चल गया था, तो उसके अंदर से उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार आ गया था। ये सबसे बढ़िया इसका घटना थी। नेक्स्ट बात करते हैं, संगीत मीमांसा ग्रंथ के रचयिता कौन थे जिसे राणा कुंभा ने संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए रचा था? तो साथियों याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा वो आएगा यहाँ पर से राणा कुंभा। इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों, राणा कुंभा स्वयं एक महान संगीतज्ञ थे जिन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंधन जैसे कई ग्रंथों की रचना की थी। ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं मंडन कौन है मेरे भाई? ये कुंभा के वास्तुकार थे जिन्होंने रूप मंडन ग्रंथ लिखा था। दूसरा बात करते हैं सोमदेव, तो ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे और इनके द्वारा साथियों ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा जाता है। राणा कुंभा आपने देख लिया साथियों। एक और बच जाता है पुंडरिक विट्ठल, ये सवाई जयसिंह के दरबार से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 66 का। 66 के सवाल के बारे में अपन बात करें। देखो सवाल है कि राणा कुंभा की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, अभिनव भट्टाचार्य या फिर भट्टाचार्य की उपाधि उन्हें संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण दी गई थी। ठीक बात आती है। उन्हें हिंदू सुल्तान या फिर हिंदू सुल्तान की उपाधि शत्रुओं को पराजित करने के कारण दी गई। ये बात भी सही है। उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बोले तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण था माना जाता है जो 9 मंजिला है। ये बात भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1519 में राणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना था मेरे भाई? याद रखना वो आ जाता है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध होता कब है मेरे भाई? 1519 के अंदर से होता है, झालावाड़ के अंदर से। राणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में होता है और राणा सांगा इसमें जीत जाता है। ठीक है।
दूसरा बात करें जैसे सारंगपुर का युद्ध मेरे भाई, तो सारंगपुर का युद्ध है राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में होता है 1437 के अंदर से। दूसरा बात करें गागरोन का, तो ये आपने देख लिया। और तीसरा बात करें खातौली का युद्ध, ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 के अंदर से लड़ा जाता है। बांडी का युद्ध बात करें तो साथियों सांगा की सेना थी और सांगा की सेना के साथ में इब्राहिम लोदी के मध्य होता है ये 1518 के अंदर से। तीनों चारों युद्धों के बारे में आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुए निर्णायक युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना था मेरे भाई? खानवा का युद्ध कहा जाता है, ये याद रखना है। खानवा का युद्ध है 17 मार्च 1527 को भरतपुर के खानवा रूपवास नामक स्थान पर राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। निर्णायक युद्ध होता है जिसमें से सांगा हार जाते हैं। ठीक है। दूसरा बात करें नाम आता है जैसे बांडी का युद्ध 1518 में होता है साथियों, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। गागरोन का युद्ध बात करें 1519 में होता है, राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में। खानवा का युद्ध अपने देख लिया। पानीपत का बात करें तो साथियों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है 1526 के अंदर से। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 69 का। सवाल है कि हल्दी घाटी युद्ध 1576 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। ठीक बात है। युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के मान सिंह ने किया, जिसे अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। ये बात भी सही है। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था। ये बात भी सही है। तीनों कथन सही लगा दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के चंदावल बोले तो पिछला भाग का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था मेरे भाई, इसी के बारे में अपन बात करें तो याद रखना ये राणा पूंजा के द्वारा किया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में बात करें तो साथियों प्रताप की जो सेना थी जिसमें से हरावल भाग, और हरावल भाग कौन सा, आगे वाला भाग का जो नेतृत्व किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? हकीम कासूर के द्वारा किया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। और दूसरा अपन बात करें जो पिछला भाग था, उस पिछले भाग का नाम अपन बोल सकते हैं साथियों, उसको क्या कहते हैं? चंदावल कहा जाता है। चंदावल का जो नेतृत्व करते हैं वो राणा पूंजा करते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। और एक और बच जाता है मेरे भाई झालामान। झालामान भी बोल सकते हो, झालाबीदा भी बोल सकते हो। ये मान सिंह के साथ में भ्रमित न हो तो इसलिए इसके अंदर से साथियों प्रताप का मुकुट इनको ले द्वारा धारण किया था। ठीक है। और दूसरा बात करें पुरोहित गोपीनाथ, तो साथियों ये कौन थे? प्रताप के दरबारी थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है 1582 में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए द्वेर के युद्ध में को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? तो किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और बात आपको देखने को मिलेगी जिसमें से मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है मेरे भाई? यह आपने देख लिया यहाँ पर से, ये किसके द्वारा कहा गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। जो हल्दी घाटी को था उसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी इनके द्वारा ही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेवाड़ मुगल संधि 1615 में किस महाराणा के शासनकाल में हुई थी? तो किस महाराणा के शासनकाल में हुई थी? महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल के अंदर से होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है। ठीक है। यहाँ पर से बात करें देखो साथियों, मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के मध्य 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि होती है, याद रखना है। ठीक है। और एक और नाम आता है साथियों महाराणा करण सिंह। तो साथियों महाराणा करण सिंह है, इनके बारे में अपन थोड़ा सा बात करें तो अमर सिंह के पुत्र जिन्होंने संधि के बाद मुगल दरबार में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। ठीक बात आती है मेरे भाई, जिसने क्या किया था मेरे भाई? मंडोर को प्रारंभिक केंद्र बनाया था। दूसरा बात करते हैं, नागवट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता और फिर जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। ये बात भी यहाँ पर से सही है। मिहिर भोज का जो काल है वो 836 से लेकर 885 ईस्वी के अंदर से आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तीनों चारों को कथनों के बारे में याद रखना है मेरे भाई। और मिहिर भोज के द्वारा
और बात करें ना साथियों, तो देखो जो मिहिर भोज के द्वारा चांदी के सिक्कों पर आदिवरा अंकित करवाया गया था, उनके इनके द्वारा ये उपाधि धारण की जाती है। तो तीनों चारों कथन आपके सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है, किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और वहां मुगलों के विरुद्ध सफलता पाई? तो साथियों आपको कौन देखने को मिलेगा, याद रखना, नागभट्टद्वितीय देखने को मिलेगा। नागभट्टद्वितीय साथियों 795 से लेकर 833 में कन्नौज पर अधिकार किया और उसने अपनी राजधानी उससे बनाई। तो साथियों यहाँ पर से जिसमें से वह उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन जाता है। और बात करें एक वत्सराज का, और थोड़ा सा याद रखना साथियों, वत्सराज के अंदर से साथियों की कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत इनके शासनकाल के अंदर से होती है। मिहिर भोज के बारे में अपन बात करें तो साथियों सबसे शक्तिशाली शासक थे और इनके द्वारा जो राजधानी बनाई जाती है वो कन्नौज थी। नागवट प्रथम के बारे में बात करें तो साथियों जालौर को राजधानी बनाया था, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आबू के जो परमार वंश का जो परमार वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन था मेरे भाई? वो था धरणीवरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस वर्ष कोटा से अलग करके झालावाड़ को अंग्रेजों ने एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया था? तो कब दिया था मेरे भाई? 1838 के अंदर से दिया जाता है। 1838 के अंदर से साथियों अंग्रेजों ने कोटा को 17 परगने अलग करके झाला मदन सिंह के लिए झालावाड़ राज्य की स्थापना की, जो राजपूत राज्यों के लिए अंतिम रूप से स्थापित की गई रियासत थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भरतपुर में जाट राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना था मेरे भाई? याद रखना, वो आता है चूड़ामन। ठीक है, और बात करें जैसे सूरजमल, तो साथियों जाटों का प्लेटो या फिर जाटों का अल्फातून इनको कहा जाता है। एक और नाम बात करें राजा राम, तो औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व किया था। दूसरा बात करें बदन सिंह, तो साथियों ब्रजराज की उपाधि प्राप्त की और साथियों राज्य का विस्तार इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है 78 का। नेक्स्ट सवाल आ गया मेरे भाई कि किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून कहा गया था? तो किसको कहा गया था मेरे भाई? याद रखना, वो सूरजमल को कहा गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। इनका जो शासनकाल था वो 1723 से 1763 तक उनको अंदर से इनकी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक दूरदर्शिता, युद्ध कौशल के कारण साथियों इनको जाटों का अल्फातून या फिर जाटों का प्लेटो इनको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है 79 का। जैसलमेर के भाटी राजवंश और करौली के यादव राजवंश के संबंध में कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दे रखे हैं। पहला बात करते हैं, जैसलमेर के भाटी शासकों ने अपनी राजधानी लोदरवा में स्थापित की थी। ठीक बात है। जैसलमेर में 1550 में हुई तीसरे साके को अर्ध साका कहा जाता है, जिसमें केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, यह बात भी सही है। करौली में यादव वंश की स्थापना विजयपाल ने 1040 में की थी, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा है 80 का सवाल। मध्यकालीन राजस्थान में राजा के निजी कार्यों तथा अन्य विषयों की जानकारी रखने वाला और गोपनीय कागजात का रखरखाव करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो साथियों वो क्या कहलाता था? याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा, वो था मेरे भाई मुशरिफ कहलाता था। दूसरा बात करें हाकिम, परगने का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। दूसरा बात करें दरोगा ए शेर, तो ये साथियों क्या था? दान या फिर चुंगी की वसूली हेतु दरोगा था। बक्सी बात करें तो साथियों सैन्य विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 81 का सवाल दे रखा है। मध्यकाल में राजस्थान के भू राजस्व व्यवस्था जो फसल के रूप में होती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था मेरे भाई? याद रखना, वो थी लाटा। क्या थी मेरे भाई? लाटा थी। अब इनके बारे में बात करें, राजस्व व्यवस्था के अंदर से लाटा एक भू राजस्व व्यवस्था थी जिसमें से खड़ी फसल पर का अनुमान लगाकर साथियों उसका उपज का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। लगान बात करें मेरे भाई, सामान्य भू राजस्व ये था, आपको देखने को मिलेगा। एक बात करें खराज, तो खराज क्या था मेरे भाई? मुस्लिम शासकों द्वारा लिया जाने वाला भूकर था।
लाटा आपको हमने बता दिया। जागीर बात करें तो साथियों भूमि का वह हिस्सा जो राजा सामंतों को सेवा के बदले देता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। 82 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करें, रेख से तात्पर्य जागीर की वार्षिक अनुमानित आय से था जिसके आधार पर राजस्व वसूला जाता था। ठीक बात है। दूसरा बात करें, पट्टा रेख वह भूमि थी जिसे जागीरदार पट्टा में दर्ज करता था और यह पूर्णतः जागीर भूमि होती थी। ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। ठीक है, गलत क्यों आती है? पट्टा रेख जागीर की कुल अनुमानित वार्षिक आय थी मेरे भाई, यह उपज नहीं थी बल्कि आय का अनुमान था कि जागीरदारी पट्टे में दर्ज होता था। पट्टा भूमि का उल्लेख भूभाग जो भूमभोग से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा गलत रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, भोग वह भूमि था, भूमि कर था जो सामूहिक रूप से सभी प्रकार की उपज जिसमें से फसल, सब्जी, फल आदि पर लिया जाता था। तो ये भी आपका सही सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि मध्यकालीन प्रशासनिक पद दे रखे हैं, उनके कार्य दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करें हकीम, तो हकीम के अंदर से आपको देखने को मिलेगा कि जो परगने का सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी था। तो ये लो भाई, इसमें मिला दिया। फौजदार बात करें तो साथियों परगने का सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारी था जो पुलिस और सेना का अध्यक्ष होता था। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा रहेगा? यहाँ पर से तीसरे वाला मिला दो। दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा ए डाक चौकी मेरे भाई, ये डाक प्रबंधन का कार्य करता था। तो ये लो। एक आता साथियों खजांची, तो साथियों राजस्व का लेखा जोखा इसके पास हुआ करता था। तो इसमें मिला दो। तो आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन राजाओं को एक वर्ष के लिए दी जाने वाली जागीर क्या कहलाती थी? तो साथियों उसको क्या कहा जाता था? याद रखना, उसको कहते थे मुस्तागीर जागीर कहा जाता था। ठीक है, अब इन तीनों चारों जागीरों के बारे में अपन देख लेते हैं। जैसे इनाम जागीर है मेरे भाई, ये धार्मिक और विद्वानों को दी जाने वाली जागीर थी। वतन जागीर बात करें मेरे भाई, वंशानुगत अधिकार पर दी जाने वाली जागीर थी। तनख्वाह जागीर मेरे भाई, सेवा के बदले दी जाने वाली जागीर हुआ करती थी। ठीक है, और ये लास्ट का अपने को पता चल ही चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, मारवाड़ में राजा के निकट 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख से मुक्त रहने वाले सामंतों को क्या कहा जाता था? तो साथियों उनको क्या कहा जाता था? याद रखना, यह आपको देखने को मिलेगा राजवी कहा जाता था। उनको क्या कहते थे? राजवी कहा जाता था। और चारों ऑप्शनों के बारे में बात करें, कुंपावत मेरे भाई राठौड़ सामंतों की उपश्रेणी थी ये। और राजवी आपने देख लिया। सरदार बात करें तो साथियों सामान्य सामंतों के लिए प्रयुक्त शब्द था। उमराव बात करें तो साथियों मारवाड़ के सामंतों को कहा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस महाराणा ने करवाया था? तो किस महाराणा ने करवाया था मेरे भाई? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। अब और बात करें जैसे महाराणा राज सिंह के काल के अंदर से, तो महाराणा राज सिंह के काल के अंदर से राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता ये करते हैं। संग्राम सिंह द्वितीय आपको पता चल ही चुका है। एक आता साथियों महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह साथियों मराठों के विरुद्ध संघर्ष किया था इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 87 का सवाल दे रखा है, मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के विरोध में किस मेवाड़ शासक ने उसे पत्र लिखा था? तो किसने लिखा था मेरे भाई? याद रखना, उनका नाम आपको देखने को मिलेगा महाराणा राज सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों को क्या कहा जाता था? तो साथियों उनको क्या कहते थे? गोल कहा जाता था। ठीक है, मेवाड़ के सामंतों की 3 श्रेणियां थी मेरे भाई। उसी के अंदर से बात करें तो साथियों प्रथम श्रेणी के जो सामंत थे वो गोल या फिर उमराव कहलाते थे, जो राजघराने से संबंधित हुआ करते थे। ठीक है, ये आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो गोल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बीकानेर में सामंतों की श्रेणियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहता था मेरे भाई? याद रखना, उनको कहते थे पट्टा प्रणाली। ठीक है, और बीकानेर में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, 3 श्रेणियां दी गई हैं जिसके अंदर पट्टा प्रणाली इनको कहा जाता था। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 90 का सवाल दे रखा है,
युद्ध और शासक के बारे में आपको सम्मिलित करना है। शासक वर्ष है फिर इनके बारे में आपको सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सा, दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर से होता है। ये लो भाई, ये प्रताप और मुगल के बीच में होता है। खातौले का युद्ध 1517 में होता है। कब होता है? 1517 में। किस किस के मध्य? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। गागरोन का युद्ध बात करें तो सांगा और महमूद खिलजी के मध्य होता है। महमूद खिलजी सेकंड था, उसके मध्य होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। और कब होता है? 1519 में होता है। खानवा का युद्ध आपको पता ही है मेरे भाई, सांगा और बाबर के मध्य होता है। और कब होता है? 1527 में होता है। तो ये इसमें मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 91 का सवाल। सवाल है कि महाराणा रणवीर सिंह 1861 से 1874 के शासनकाल में मेवाड़ में बाल विवाह को रोकने हेतु किस प्रथा की स्थापना की थी? तो किस थी मेरे भाई? देश हितैषिणी सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। महाराणा बात करें, देखो साथियों, महाराणा शंभू सिंह या फिर बोल सकते हो कि रणवीर सिंह ने 1887 में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सामंतों को आपसी सहमति से वैवाहिक समस्याओं जिसमें से बाल विवाह, बहु विवाह का निराकरण किया गया था। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है 92 का। सवाई जयसिंह के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, उसके बारे में बात करनी है। पहला बात करें, मराठा शक्ति को रोकने के लिए उन्होंने 1734 में हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर वेधशालाएं, जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जिसमें से दिल्ली की वेधशाला सबसे प्राचीन थी। ये बात भी सही है। और वह 5 वेधशालाएं कौन कौन सी थी? जंतर मंतर कौन से थे? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में बनाई गई थी। ठीक बात है। दूसरा बात करें, सवाई जयसिंह कारिका, जीज मोहम्मद शाही और यूक्लिड की रेखा गणित का अनुवाद करवाया था। ये बात भी सही है। तो तीनों कथन सही लगा दो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्यकालीन राजस्थान की अष्टपट्टालिक नामक अधिकारी का कार्य किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था मेरे भाई? याद रखना, राजस्व और आभूषणों का जो हिसाब किताब करना इसके कपास में हुआ करता था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्यकाल में राज दरबार में राजा और सामंतों के मध्य पत्र व्यवहार को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था मेरे भाई? खरीता इसको कहा जाता था। क्या कहते थे? खरीता इसको कहा जाता था। अब जैसे फरमान क्या होता है? मुगल बादशाह द्वारा जारी करने का आदेश होता है। दूसरा बात करते हैं, नाम आता साथियों हस्बुल हुक्म। ये क्या था मेरे भाई? शाही परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्रेषित आदेश हुआ करता था। खरीदा आपको पता चल चुका है। सनद बात करें तो साथियों राजा द्वारा जारी किया गया आदेश या फिर अनुवाद अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 95 का सवाल दे रखा है, वह प्रथा जिसमें जागीरदार को मुगल प्रशासनिक कागजातों के अनुरूप राजपूत शासकों द्वारा जागीर की उपज का वार्षिक निर्धारण किया जाता था, क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी मेरे भाई? याद रखना, उसको रेख कहा जाता था। क्या कहते थे? रेख। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि केंद्रीय प्रशासनिक पद हैं और उनका जिम्मेदारी या फिर अर्थ के साथ में सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं महामात्य। महामात्य बात करें तो साथियों राजा के संपूर्ण शासन की देखभाल करने के लिए वाला आपको पास में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर साथियों कौन सा रहेगा? ये मिल सकता है यहाँ पर से, उसको अपन वित्त मंत्री बोल सकते हैं। ये लो भाई। दूसरा बात करें प्रधान या फिर प्रधानमंत्री, राजा का मुख्य सलाहकार और संपूर्ण शासक का जो कुशल संचालक आपको देखने को मिलेगा। तो ये लो। दूसरा बात करते हैं मीर बख्शी। मीर बख्शी बात करते हैं अपन साथियों, यहाँ पर से कौन सा मिलेगा? सेना विभाग का अपन प्रमुख इसको बोल सकते हैं। तो प्रधान सेना प्रमुख इसको बोल दिया गया। ये लो भाई। दूसरा नाम आता है साथियों खजाना शाह। तो यहाँ पर से किले का प्रमुख आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, परमारों की राजधानी किस क्षेत्र में स्थित थी? तो किस क्षेत्र में स्थित थी मेरे भाई? याद रखना, वो आबू में थी, वागड़ में थी, मालवा। उपरोक्त सभी आपका आंसर सही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 98 का सवाल है,
प्रतिहार शासक वत्सराज के संदर्भ में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखना मेरे भाई, ये वत्सराज के शासनकाल के अंदर से होती है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, जिसमें पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राजपूत राज्यों ने घुड़सवार सेना का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था मेरे भाई, याद रखना, उसको कहते थे अश्वारोहित, इसको कहा जाता था। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से नाम आता है पावपति। तो पावपति क्या था मेरे भाई, सेना के अंदर से बात करते हो, देखो सेना में पैदल सेना का जो प्रमुख होता था उसको पावपति, हाथीपति का बात करते देखो साथियों कौन था, ये तो था पैदल चलने वाला, क्या था मेरे भाई, ये पैदल वाला था, पैदल सेना, ठीक है। और ये ऊपर वाला था महासेनाधिपति, तो साथियों ये समग्र सेना का सेनाध्यक्ष हुआ करता था। और पीलुपति बात करें तो साथियों जो हाथी की सेना, हाथी सेना प्रमुख था, क्या था मेरे भाई, हाथी सेना प्रमुख था, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 100 का सवाल आपके पास में देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 में मुगल विरोधी कार्यों के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ राठौड़ गठबंधन बनाया, ठीक बात है। दूसरा बात करें, उन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, जिसे औरंगजेब नाराज हुआ, ये बात भी सही है। राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा 1679 में लगाए गए जजिया कर का विरोध किया, ये बात भी सही है। तीनों के तीनों कथन आपके यहाँ पर से सही है मेरे भाई, ठीक है। तो साथियों आपके यहाँ पर से 100 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको आईसीटी की तरह ही इस राजस्थान के हिस्ट्री के अंदर से मज़ा आ रहा होगा। साथियों मैं प्रयास करूँगा कि अगले क्लास के अंदर से अपन इसके 100 सवाल पूरे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।